राधे राधे। एपिसोड 490। काइंड हार्टेड रूहानी। लंच के बाद रूहानी ऑफिस अपने काम पर वापस आ गई। उसने जैसे ही अपना कंप्यूटर ऑन किया तो उसने बनाए डिज़ाइंस देखने लगी तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसके पास उसके डिज़ाइन तो था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर सब कुछ ब्लैंक था। ऐसे कैसे हो सकता है? रूहानी ने सभी फोल्डर्स में उसे देखा और पर उसे अब अपनी बनाई डिज़ाइंस नहीं दिख रही थी। वो हैरान हो गई। उसने परेशान होते हुए कहा, हमारा डिज़ाइन यहाँ से कैसे गायब हो गया? उसकी बात सुनकर उसके पास से गुजर रही शिल्पा ने यह सुना तो उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ रूहानी? सब ठीक है ना? रूहानी ने उसे सब बताया। ये जानकर कि उसके बनाए खूबसूरत डिज़ाइन गायब हो गए, शिल्पा भी हैरान हो गई, क्योंकि कुछ देर पहले उसने ही तो सबसे पहले उनको डिज़ाइन देखा था। वो बोली, नहीं, ये गायब नहीं हो सकती। आप देखो, यहीं कहीं होंगी। नहीं, यहाँ नहीं है, मैंने सभी फोल्डर्स को देख लिया, रूहानी ने कहा और उसका मुंह रोने वाला हो गया, क्योंकि वह उसके सुबह से इतने काफ़ी तैयारी की थी। वहाँ मौजूद सब उसे देखने लगे। तभी परी उसके सामने आकर बोली, क्या हुआ मिसेस रायजादा, आप परेशान क्यों हैं? रूहानी ने जल्दी जल्दी से सब कुछ उसे बताया। वो बोली, हमने बहुत मेहनत से वो डिज़ाइन तैयार किए थे, पर अब वो नहीं मिल रहे, पता नहीं कैसे खो गए हमसे। परी ने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, हाँ, ये कैसे हुआ? पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब आप उसे सबमिट कैसे कर पाएंगी? रूहानी सुबकते हुए उनसे देखने लगी। परी ने कहा, आप उदास मत हो, अगली बार ट्राई कर लेना। मैं तो चली मेरे आइडियाज़ मैनेजर को देने। ये कहते हुए वो कुछ फोटोग्राफ लेकर मैनेजर के कैबिन की तरफ जा रही थी। तभी वो सामने से आ रही एक लड़की से टकरा गई, जो रूहानी के पास ही आ रही थी। वो उसके हाथ में वो फोटोज गिर गए। ओह, आई एम सॉरी, लड़की ने कहा और उन फोटोज़ को उठाने में उसकी मदद करने लगी। शिल्पा भी फ़ोटोज़ को उठाने में उसकी मदद करने लगी। तभी उसकी नज़र उन फोटोज़ पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि यह वही डिज़ाइंस की फ़ोटोज़ थी जिसे रूहानी ने कुछ देर पहले उन्हें दिखाया था। वह एक फ़ोटो को उठाकर परी को दिखाते हुए बोली, ये आइडियाज़ तो रूहानी के हैं। यह सुनकर झट से परी ने उसके हाथ से फ़ोटोज़ लिया और जल्दी जल्दी उसे उठाते हुए बोली, व्हाट रबिश, ये सब मैंने बनाया है। तब तक रूहानी, जो अपना सर पकड़कर बैठी थी, उसने उनकी बात सुनी और वो उन्हें देखने लगी और उन फोटोज़ को देखते बोली, हाँ, ये तो हमारा बनाया हुआ है, ये तुम्हें कहाँ से मिले? परी ने चेहरे पर अब घबराहट के भाव आ गए, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी वह पकड़ी जाएगी। अब उसने यह कर ही दिया था तो उसे पीछे हटने से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह रूहानी के हाथ से उन फोटोज़ को लेते हुए बोली, क्या आप ये कह रही हैं कि ये मैंने बनाए हैं? आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। आपका डिज़ाइन गायब हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे डिज़ाइन को अपना बताएं। रूहानी ने हैरान होकर उसे देखा। वह कुछ कहती, मैनेजर उनके कैबिन से बाहर आए और सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए बोले, क्या मैंने जो काम दिया था आप सबको वह पूरा हो गया? अगर हो गया हो तो मुझे अपना अपना आइडियाज़ सबमिट कर दें, क्योंकि मैं उन्हें सिलेक्ट करके कुछ ही देर में मिस्टर कपूर के साथ भेजने वाला हूँ। परी जल्दी से मैनेजर के पास आई और उसे उन फोटोज़ को देते हुए बोली, सर, मेरा ये हो गया। मैनेजर ने फ़ोटोज़ देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि परी के सबमिट की बहुत ही यूनिक था। उसने तारीफ़ करते हुए कहा, नॉट बैड परी, तुमने तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस दिए हैं। मुझे लगता है मिस्टर कपूर को ये ज़रूर पसंद आएंगे, खासकर ये दो थीम, एक स्नो वाइट थीम और ये सनसेट थीम। परी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने सबको देखा। तभी रूहानी उसके पास आते हुए बोली, पर सर, ये दोनों मेरे आइडियाज़ हैं। पता नहीं परी उन्हें अपना क्यों बता रही है। यह सुनकर मैनेजर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने परी को देखकर बोला, क्या ये सच है? क्या तुम्हारे डिज़ाइंस नहीं है ये? परी के चेहरे पर रूहानी के लिए नफरत से भाव आ गए। नो सर, ये मेरे हैं, मैंने बहुत मेहनत से इन्हें बनाया है। उसने रूहानी को देखा और अपने चेहरे पर थोड़ी सी शक्ति के भाव लाते हुए बोली, मिसेस रायजादा, अगर आपके डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बनाई डिज़ाइंस को अपना कहें। रूहानी कुछ कहता, शिल्पा उसके पास आते हुए बोली, नो सर, परी झूठ बोल रही है। ओके, लंच ब्रेक से पहले मैंने खुद ये सारे आइडियाज़ रूहानी के कंप्यूटर में देखे थे, जो कि अब कंप्यूटर से गायब है। मैनेजर ने कहा, क्या ये सच है? रूहानी ने जल्दी जल्दी में सर हिलाया। परी खुद को डिफेंस करते हुए बोली, नो सर, ये दोनों झूठ बोल रही हैं, ये मेरे डिज़ाइंस हैं, मैंने बनाए हैं।
मैनेजर ने रूहानी से कहा। उसने कहा, तो क्या आप कह रही हैं कि परी ने ये आपके आइडियाज़ चोरी किए हैं? रूहानी ने कहा, नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे कि इस परी ने हमारे आइडियाज़ चोरी किए हैं, लेकिन ये हमने बताया है कि आप इनमें देखिए ना, इनमें से सारे डिज़ाइन में कुछ आइडियाज़ को रिपीट किया है, जैसे हमने कुछ दिनों पहले मिस रूहान सहानी के साथ किया था। ये फ्लावर और ये बैलून, और देखिए, और ये डिज़ाइन लैम्प के अंदर कैंडल। परी ने हैरानी से उसे देखा। उसने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो बोली, नो सर, ये मेरे हैं, ये झूठ बोल रही है। तभी पीछे से किसी की ठंडी आवाज़ आई, रियली मिस शर्मा? अगर ऐसा है तो आप साबित कीजिए ये आइडियाज़ आपके हैं और मिसेस रायज़ादा झूठ बोल रही हैं। आवाज़ को सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगे। डिपार्टमेंट के एंटर पर आयांश अपने दोनों हाथों में पॉकेट में डालकर रोहित के साथ खड़ा था। चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। दरअसल कंपनी में कोई भी एम्प्लॉयज़ बिना आईडी कार्ड के अलाउ नहीं है, और अगर गलती से ये गुम भी हो जाता है तो उसके लिए लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। इसलिए जब आयश ने देखा रूहानी का अपना कार्ड यहीं पर रह गया है, तो वह पहले तो रोहित के हाथों भिजवा रहा था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने खुद वहां आने का फैसला किया। अपने बॉस को ही वहां देखकर परी की हालत खराब हो गई, क्योंकि आयांश कितना स्ट्रिक्ट था अपने काम के लेकर, ये सबको पता था। वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। मैनेजर ने आयांश को देखा, उसके पास आते हुए बोला, रायज़ादा सर, ये। पर वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि आयांश उसके उस अपना हाथ दिखाकर रोक दिया, और वह परी को और रूहानी को देखते हुए उनके पास आ गया। रूहानी ने उसे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई, पर वहीं परी घबरा गई। अंश अपनी बात को रिपीट करते हुए बोला, मिस शर्मा, क्या हुआ? साबित कीजिए ये आपके आइडियाज़ हैं। परी के हाथ पर आपका अपने लगे उसके हकलाते हुए कहा, रायज़ादा सर, ये मेरे डिज़ाइंस हैं, मैंने बहुत मेहनत से इन्हें बनाया है। पर आपकी वाइफ यह क्लेम कर रही हैं कि ये उनके डिज़ाइंस हैं। आयुष ने रूहानी को देखकर बोला, मिसेस रायज़ादा, क्या ये सच है? रूहानी ने नहीं में सर हिलाया, और उसे भी वो सब एक्सप्लेन किया जो कुछ वक्त पहले मैनेजर को किया था। आज तेज आवाज़ में रोहित से बोला, रोहित, मुझे अभी मिस शर्मा के कंप्यूटर में वो ग्राफ्स देखने हैं, तो तुम्हें तैयार किए हैं। रोहित ने यस सर कहा और पूरी तरह से डेस्क के पास आ गया। उसने कंप्यूटर ऑन किया, वैसे ही उसे एक पेन ड्राइव दिया। उसने एक निकाल दिया और बोला, सर, कंप्यूटर में तो सिर्फ कुछ घिसे पिटे आइडियाज़ हैं, पर जो आइडियाज़ मिस परी बता रही हैं वो इसमें नहीं है। उसने रूहानी का कंप्यूटर देखा, उसमें परी के क्लेम किए आइडियाज़ के ड्राफ्ट थे। ये सब देखकर परी एकदम से पैनिक करने लगी। उसे घबराते देखकर आयुष ने कहा, क्या अभी आप यकीन से कह सकती हैं ये आइडियाज़ हैं? परी ने घबराते हुए उसे देखा। आयुष ने कहा और अपना सर झुकाते हुए बोली, आई एम सॉरी रायज़ादा सर, ये मेरे नहीं है, ये मिसेस रायज़ादा के ही है। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा और बोली, लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? परी ने उसे देखा और उसके पास आते हुए बोली, क्योंकि मैं नफरत करती हूँ आपसे। आते ही सबका ध्यान आपकी तरफ हो गया। हर कोई आपकी चापलूसी करता फिरता है, क्योंकि आप सीईओ की वाइफ है ना। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। परी ने आगे कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैनेजर ने जब बताया कि वो सीईओ के बोनस से बात करेंगे तो मैं बहुत खुश थी। मैंने काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब मैंने आपके आइडियाज़ सुने तो मैं डर गई थी, क्योंकि मेरे आइडियाज़ आपके जितने अच्छे नहीं थे। मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं और छोटे भाई की स्कूल फीस पिछले महीने भी नहीं भर पाई थी। मैं परेशान थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। रूहानी उसके पास आते हुए बोली, पर तुम हमें बता सकती थी कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, हम तुम्हारी मदद करते थे, पर तुम्हें इस तरह चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। यह सुनकर परी ने हैरानी से उसे देखा। वो इस वक्त इस तरह की बात कैसे कर सकती थी? उसने कहा, देखो, हम जानते हैं तुम हमें पसंद नहीं करती, लेकिन तुमने अगर एक बार कहा होता कि हम तुम्हारी मदद ज़रूर करते, क्योंकि हम समझते हैं परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है तो हम तैयार हैं, क्योंकि इस तरह चोरी कभी नहीं करते। परी उसकी बातों को मजाक बनाते हुए बोली, मिसेस रायज़ादा, आपके लिए सब कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप सीईओ की वाइफ हैं। आपको पेमेंट और बोनस से क्या ही फ़र्क पड़ता है? आपको तो ऐसे ही बिलियनर हैं।
आप कभी आम लोगों की ज़िंदगी जी कर देखिए। ये सुनकर रूहानी के दिल में तेज़ दर्द हुआ। उसने बेहतर और कौन जान सकता था एक आम आदमी की ज़िंदगी किसे कहते हैं। वो कुछ कहती उससे पहले अर्श ने कहा, एनफ इज़ एनफ नाउ। मुझे अब कुछ नहीं सुनना मिस शर्मा। आपने गलती की है, इसलिए आपको सज़ा भी मिलेगी, और आपकी सज़ा ये है कि अभी के अभी आप इस कंपनी को छोड़कर जा रही हैं। आपने जो कंपनी के रूल्स तोड़े हैं उसके लिए भी पे करना होगा। परी के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने अपना सर हिलाया और कहा, नो सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे काम से मत निकालिए। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। रूहानी ने आयाश को देखा और बोली, आयाश जी हम। पर आयाश ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से चला गया। रूहानी ने सबको देखा और उसके पीछे चली गई। आयाश लिफ्ट में आ गया। लिफ्ट का डोर बंद होता उससे पहले रूहानी अंदर आ गई। आयाश ने गुस्से से उसे देखा और बोला, रूहानी अभी नहीं, मेरा मूड नहीं है कुछ भी सुनने का। इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं जान चुका था कि रूहानी परी को माफ़ करने के बारे में सोच रही थी। वो जानता था रूहानी इतनी भोली है कि कोई भी उसे बेवकूफ़ बना सकता था। रूहानी ने कहा, अंश जी आप एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। पर अंश ने कहा, सुनो, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वह तुम्हें झूठा ठहरा देती। जानवी, इसका मतलब क्या है? जानते हो इसका मतलब क्या है? रूहानी उसे शांत करते हुए बोली, आयश जी हम जानते हैं, पर उसने कहा ना ये उसकी मजबूरी थी। उसने सॉरी भी कहा। आप माफ़ कर दीजिए ना, उसे काम से मत निकालिए। ये कहते हुए वह अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकने लगी। आयश ने उसे आंखें छोटी करते हुए देखा। माफ़ी? तुम्हें लगता है मुझे कन्विंस कर सकती हो? कभी नहीं, मेरी कंपनी में ये सब नहीं चलेगा। पर रूहानी भी कहाँ मानने वाली थी। वो उसके गले से लग गई और बहुत प्यार से बोली, आयशी आप पहले शांत हो जाइए ना और ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आपने उसे काम से निकाल दिया तो उसकी फैमिली का क्या होगा? आप जानते हैं ना, फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दीजिए ना, आगे से हम ध्यान रखेंगे। आयश ने उसे अपनी तिरछी नज़रों से देखा। रूहानी ने आंखें देखा आयश उसकी बातों से पिघल रहा है तो वो उछल कर उसके गाल पर चूम कर बोली, आप तो अब तो मान लीजिए ना। उसने इस हरकत पर आयश दूसरी तरफ देखने लगा क्योंकि उसके गाल लाल हो गए थे। वो रूहानी को खुद से दूर करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं उसे काम से नहीं निकालूंगा, पर वो अब दूसरे साथ काम नहीं करेगी। पर वो अब दूसरे के साथ काम करेगी। मैं उसे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूंगा। यह सुनकर रूहानी बहुत खुश हो गई। थैंक यू आयशी। और वो झट से दूर होते हुए बोली, ठीक है फिर अब हम चलते हैं। वो जाने के लिए मुड़ी कि उसने देखा लिफ्ट चल रही है। उसने स्टॉप बटन दबाया तो आयश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचा। रूहानी हैरान हो गई। आयश ने उसकी कमर से अपना हाथों को लपेट लिया और सेडेक्टिव वॉइस में बोला, नाउ वेयर आर यू गोइंग आफ्टर ड्राइविंग मी क्रेजी? रूहानी ने हैरानी से उसे देखा। वो बोली, आयश जी आप ये क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस में हैं। यस आई नो, बट नो वन इज़ वॉचिंग अस। आयश ने कहा और उसे किस करने के लिए झुका। रूहानी ने बस कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आयश बस उसे परेशान कर रहा था और उसे नहीं पता था कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। उसने रूहानी की सॉफ्ट लिप्स को देखा और उसका मन हुआ कि वो अभी उन्हें टेस्ट करे। वो उसे किस कर पाता उससे पहले लिफ्ट का गेट खुला और बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आयश का ध्यान टूटा और रूहानी से वह जल्दी से अलग हो गया और आंखें खोल ली और उस तरफ देखा। वे लोग सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में आ गए थे। लिफ्ट से कुछ ही दूर पर काम कर रहे लोग लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने से सब अपनी जगह पर रुक गए थे क्योंकि सबको पता था ये लिफ्ट जो रुकी है ये सीईओ की पर्सनल लिफ्ट है। और जैसे ही गेट खुला सबकी आंखें सामने का नज़ारा देखकर बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि पहली बार सीईओ किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए उसके सामने खड़े थे। हैरानी की वजह से किसी के हाथ से पानी की बोतल छूट गई थी जिसकी आवाज़ से आयश और रूहानी का ध्यान टूटा। रूहानी ने कसकर आयश का कोट को पकड़ लिया और दूसरी तरफ देखने लगी। आयश ने अपना गला साफ किया और लिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए बोला, ओह कंटिन्यू, मैं बस देखने आया था कि काम कैसा चल रहा है। आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने
उन्हें अंगूठा दिखाया और तब तक लिफ्ट का गेट बंद हो गया। आयश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। ओह गॉड, पता नहीं अब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसने अपने आप को कोसा कि क्यों उसने खुद को कंट्रोल नहीं किया। उसने रूहानी को देखा जो अपने नाखून चबा रही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे माता रानी, पता नहीं सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आयश ने घुटते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किसने कहा था मेरे पीछे आने के लिए और मुझसे ऐसे लिपटने के लिए? उसकी बात पर रूहानी ने घूरकर उसे देखा और बोली, ये सब आपकी वजह से है। तो अच्छा खासा जा रही थी, आपने हमें पकड़ लिया। क्या आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? आयश ने कहा, रियली, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रूहानी ने अपना मुंह बना लिया। नहीं, ये सब आपकी वजह से हुआ। आयश उसके पास आते हुए बोला, रियली, ठीक है फिर मेरी वजह से हुआ है ना, तो यही सही। ये कहने के बाद उसने रूहानी के कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को चूम लिया। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया हो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, मुझे भी थोड़ा सब्सक्रिप्शन मिले। और नेक्स्ट एपिसोड दैट इज़ 491, डर। आद्या और सारांश कल इंडिया वापस आने वाले थे, इसलिए आरवी ने कॉलेज से लीव ली थी और अदव्य ने भी अपने काम से छुट्टी ली थी। वे सब आज सुबह ही लंदन के सबसे फेमस जगह घूम रहे थे। शाम को ही थी, वे घूमते घूमते उन्हें भूख लगने लगी। वे सब पास के ही रेस्टोरेंट में आ गए। आद्या यूजुअली बहुत ज़्यादा खाती थी, इसलिए पर अच्छी बात यह थी कि उसका कभी पेट नहीं बढ़ा। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह फिट और फाइन थी। आद्या ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसने अपनी आदत के अनुसार आज भी अपने लिए बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया। आरवी और सारांश तो पहले से ही जानते थे कि यह सब खा लेगी, पर अपने लिए ही मंगा रही है। पर अदव्य के लिए यह नया था। अदव्य उसे इतना सारा खाना मंगाते देख हैरानी से बोला, अरे यार, तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगवा लिया? हम चारों मिलकर भी इतना खाना नहीं खत्म कर सकते। आद्या कुर्सी पर फैल कर बैठते हुए बोली, किसने कहा ये हम चारों के लिए? यह तुमने खाने वाली हूँ, तुम लोग अपना अपना देख लेना, ये मेरा खाना है। यह सुनकर अदव्य एक बार फिर से हैरान हो गया। उसे इतना शौक देखकर सारांश और आरवी हंसने लगे। सारांश ने कहा, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही है। तुम्हें पता है, बचपन में इसके बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से ये बहुत मोटी थी, इसलिए मैं उसे पांडा बुलाता था। एक बार तो इसने क्लास में भी सभी बच्चों का टिफ़िन अकेले ही खा लिया और अब इस बारे में प्रिंसिपल को पता चला तो उन्होंने इसके आगे और खाना रख दिया, क्योंकि जब वो इसे डांट रहे थे तब ये महान इंसान प्रिंसिपल का टिफ़िन खा रही थी। रियल भाई, आरवी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा तो सारांश ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है, जब हम 3rd स्टैंडर्ड में थे तब एक गेम में इसे एक लड़के के पीठ पर बैठना था, पर जब ये उस लड़के की पीठ पर बैठी तो वो लड़का मरते मरते बचा था। बेचारा इतना ज़्यादा वजन उठा नहीं पाया और बेहोश हो गया। उसका किस्सा सुनकर आरवी और अदव्य हंसते हुए लोटपोट हो रहे थे और आद्या खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। सारांश ने उसे देखा और बोला, और एक है, हाँ, और जब हम 10th क्लास में थे तब एक लड़के ने इसे प्रपोज किया था। अदव्य ने आद्या से कहा, रियली, फिर क्या हुआ? क्या तुमने उसे हाँ कहा? आद्या कुछ कहती उससे पहले सारांश बोला, और ये क्या कहती? इसे तो आई लव यू का भी एल पता नहीं। इसने सीधा सीधा उसके मुंह पर वो फूल दे मारा और 2-4 गालियाँ दी। अलग बेचारा वो लड़का, वो दुम दबाकर भाग गया और कभी इसके पास वापस नहीं आया। अदव्य ने सुना तो बोला, सीरियसली? आद्या लव के बारे में कुछ नहीं जानती, ऐसे हो ही नहीं सकता। बल्कि आद्या तो काफ़ी सेंसिटिव लड़की है मुझे तुम्हें लेकर। ये सुनकर आद्या ने हैरानी से उसे देखा। सारांश अपना हाथ टेबल पर पटकते हो, नो चांस। अगर इसे किसी से प्यार होता तो वो ये पहलवान उसे खींचकर अपने पास रखती है, ऐसे 24 साल की से सिंगल नहीं रहती। अदव्य ने कहा, हाँ ये वही तो कह रही है। क्या तुम्हें इसे देखकर नहीं लगता ये किसी से भी प्यार करती है? सारांश दावे के साथ बोला, इम्पॉसिबल।
अगर वह किसी से प्यार करती तो मुझे सबसे पहले पता होता उसके बारे में। वह ये कह ही रहा था कि आद्या ने कहा, हाँ मैं करती हूँ किसी से प्यार। सुनकर सारांश फिर से हैरान हो गया और उसे आद्या की बात सुनकर उसे दिल में पता नहीं क्यों पर थोड़ा सा चुभन का एहसास हुआ। क्या सच में? उसने डिसबिलीव में पूछा। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया। आद्या में बोला, देखा मैंने कहा था। कैसे बेस्ट फ्रेंड हो तुम सारांश, तुम अपनी दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता। सारांश का चेहरा एकदम से उतर गया। वो आद्या से बोला, कहीं कहो कि तुमने अभी अभी जो कहा वो झूठ है। आद्या ने उसकी आंखों में देखा और नहीं में सिर हिलाया। तू किसी से प्यार करती है और मुझे अभी नहीं पता? सारांश ने पूछा। आद्या ने कहा, तूने कभी पूछा ही नहीं। तुझे अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों से फुर्सत कहाँ मिलती है मेरे बारे में जानने के लिए? सारांश की आंखें अनजाने में डर से भर गईं। वो बोला, किससे? आद्या ने कुछ नहीं कहा और वो दूसरी तरफ देखने लगी क्योंकि वे इस लड़के को कुछ नहीं समझा सकती थी। पर अदव्य और आरवी की आदत अंदाज़ा था आद्या से साथ क्या हो रहा है। सारांश एकदम से उदास सा हो गया। आद्या ने उसे देखा तो कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं अभी आती हूँ, और वो बाहर चली गई। अदव्य ने उसे ऐसे देखा तो कहा, चिल सारांश, तुम्हें अपनी दोस्त के लिए खुश होना चाहिए। सारांश ने हाँ में सिर हिलाया। सारांश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आद्या किसी से प्यार कर सकती है। उसे लग रहा था वो तो हमेशा उसके आसपास ही घूमती थी, फिर उसे क्यों नहीं बताया। उसे अचानक से इनसिक्योरिटी फील होने लगी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया जब और घर जाने लगे। वे आकर कार में बैठे। अदव्य ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अपनी बगल में बैठी आरवी को देख अपने पॉकेट से एक बड़ा चॉकलेट निकालकर उसे देते हुए बोला, सुनो ये तुम्हारे लिए, यू लाइक इट राइट? आरवी ने उसे देखा और बहुत खुश हो गई। उसने उसे लिया और जल्दी से कहा, थैंक यू मिस्टर सिंह। अदव्य ने कहा, तुम मुझे मिस्टर सिंह क्यों बुला रही हो? मैंने कितनी बार किया है कि इस नाम से मत बुलाया। आरवी ने अपनी जीभ के दांत दबा लिया और बोली, सॉरी मैं भूल जाती हूँ। अदव्य कार स्टार्ट करते हुए बोला, इट्स ओके। आद्या ने दोनों को ऐसे देखा और बहुत खुश हो गई। वे सब घर के लिए निकल गए। दिल्ली। सलोनी, रितिका और उसकी माँ बैठे सीरियस होकर बैठे थे। शाम को जब सलोनी उनके काम से वापस आई तो उसे अपनी माँ के बारे में पता चला। उसकी मॉम को अभी अभी होश आया था। होश आते ही उसे फिर से अटैक आने लगा। उसने गुस्से से रितिका को कहा, रितिका तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, ये जानते हो कि उसने मेरे बेटे को मारा है। मैंने उस दिन अपनी आंखों से उसे देखा है, उसने जिंदा जलाया था मेरे बेटे को। उसकी बात पर रितिका उसे शांत करते बोली, मॉम आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। पर रितिका की माँ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, शट अप, जस्ट शट अप, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो ना कितनी नफरत करती हूँ उससे। रितिका ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, आई नो मॉम, मैं इसीलिए उसके साथ हूँ क्योंकि आपके बेटे अभिषेक को खोया है, उसी तरह मैं भी अपने माँ बाप को खोया है। मैं भी नफरत करती हूँ उससे। मैं चाहती हूँ वो सलाखों के पीछे रहे और मैं उसे बर्बाद करने के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए रितिका की आंखें एकदम कठोर हो गई और उसने रिवेंज की आग नज़र आ रही थी। उसकी मॉम ने कहा, तू सच कह रही है ना? रितिका ने हाँ में सर हिलाया, बोली, हाँ मॉम, ये दिन भी जल्दी ही आने वाला है। रितिका की मॉम बहुत खुश हो गई। वो उसके गले लगते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, मैं भी यही चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी मैंने तुम पर हाथ उठाया। हवेली। वंश वापस आ गया था। घर के सभी लोग सो रहे थे पर अंश और वंश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अंश वंश के लिए परेशान तो था, तो वंश अपने भाई के लिए। वंश अपने कमरे में बालकनी के पास खड़ा ऊपर आसमान को देख रहा था जहाँ पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही थी। उसने अपने पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और स्मोक करने लगा। उसकी नीली आंखें कठोरता से चमक रही थीं। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े बदले और बालकनी के नीचे कूद गया। इधर अंश कमरे के पूल साइड पर खड़ा स्मोक करते हुए एक काली परछाई को चुपके से बाउंड्री के बाहर जाते देख रहा था।
उसने अपने बेटे के लिए डर लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। उसने गहरी सांस ली और आधी जला सिगरेट को साइड में फेंक दिया। तभी पीछे से दो छोटे हाथ उसकी कमर पर आकर लिपट गए। अंश उसके अपने सेंस में लौटा। उसने उन दोनों हाथों को पकड़ा। ये हाथ बहुत ही सॉफ्ट और नर्म थे। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? सोना अपनी नाक अंश की पीठ पर रगड़ते हुए बोली, यही तो हम भी आपसे पूछना चाहते हैं, आप इतनी रात में क्या सोच रहे हैं? अंश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं वंश के बारे में सोच रहा था। यह सुनकर सोना का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने कहा, सुनिए, हम आपसे कुछ मांगे? अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सामने करते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ मांगने के लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सोना उसकी आंखों में देखते बोली, हाँ हम जानते हैं, फिर भी। अंश उसे देखते हुए बोला, हाँ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सोना ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके गाल पर था। वो बोली, आप वंश को वापस जर्मनी क्यों नहीं भेज देते? अगर वो यहाँ से दूर रहेगा तो फिर से इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अंश उसकी परेशानी समझ रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वंश अब बड़ा हो गया है, तुम या मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो यहाँ से बाहर रहा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी आयांश उसके पास है, इसलिए वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, पर जब वो यहाँ से दूर चला जाएगा तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने अपने मन में कहा, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। सोना उदास हो गई। अंश ने उसे ऐसे देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। सोना ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंश उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। अगले दिन रूहानी ऑफिस आ गई। उसके आते देखा परी अपने डेस्क से सामान पैक कर रही थी। उसने रूहानी को देखा तो अपना काम छोड़कर उसके पास आ गई और बिना किसी भाव के बोली, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो गया है। मैं जानती हूँ इसके लिए रायज़ादा को आपने कन्विंस किया है, क्योंकि आज तक कोई भी इतनी बड़ी गलती करके इस कंपनी में नहीं टिक पाया है। रूहानी ने कुछ नहीं कहा। परी ने उसका हाथ पकड़ा और हल्का सा मुस्कुराते बोला, थैंक यू सो मच मिसेस रायज़ादा, एंड कल के लिए आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर आपने मुझे माफ़ कर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये कहते हुए वो उसके गले से लग गई। रूहानी भी खुश थी। परी उससे अलग हुई और अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद मैनेजर ने अनाउंसमेंट किया कि रूहानी के बनाए ग्राफ्स को मिस्टर कपूर ने पसंद कर लिया है और अगले सप्ताह रूहानी ही डेकोरेशन टीम को हैंडल करने वाली है। रूहानी के लिए सब बहुत खास था। 2 दिन बाद सारांश और आद्या कल ही घर आए थे। आद्या वापस आते ही अपने घर चली गई। शौर्य और नालंदा ने अपनी बेटी की जीत के लिए प्राउड पेरेंट्स की तरह एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें वो आद्या की जीत सेलिब्रेट करने वाले थे। और सबसे बड़ी बात, आज ख्वाहिश भी रिहान और सोनल के साथ दिल्ली वापस आने वाली थी, क्योंकि कल उसका मैच था। सारांश तो पहले ही आद्या के साथ चिपका हुआ था और रायज़ादा हाउस से सोना, अंश, पीहू और सानवी पहले ही निकल गए थे। आयांश और रूहानी ऑफिस से लेट से आए थे, इसलिए वे अभी तैयार हो रहे थे। आयांश अपने शर्ट के स्लीव को ऊपर करते हुए बोला, रूहानी तुम्हारा हुआ या नहीं, हमें जाने को देर हो रही है। रूहानी ने कहा, बस 1 मिनट आयांश जी, और वो अपनी साड़ी के प्लेट ठीक करते हुए बाहर आई। आयांश ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। रूहानी ने बहुत दिनों बाद पिंक कलर की साड़ी कैरी की थी। पैरों में हील्स और कानों में बड़े बड़े झुमके थे। मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक थी। उसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। आयुष ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खो सा गया। उसे होश नहीं रहा। रूहानी कब का उसके पास आ गई थी। रूहानी ने उसे देखा तो शर्म आ गई। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और शर्माते हुए बोली, चले। आयुष अपने सेंस में आया। उसने इधर उधर देखा और अपना गला साफ करते हुए बोला, हाँ चलो, और वो चला गया। इसके रूहानी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। इधर वंश को जरा भी इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में, इसलिए वो इन सब से दूर एक जगह पर था। उसके साथ जया भी था। वंश एक सोफे पर आराम से फैल कर बैठा था और उसके सामने कुछ लोग बैठे थे जो दिखने में अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ये सब माफिया वर्ल्ड से जुड़े थे और वंश इस वक्त
मुंबई के सबसे खतरनाक इलाके में सबसे बड़े घर में था। ये लोग अंश के राइवल्स थे, पारिक गैंग। फिर भी अंश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब तक वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड था तब तक वो इसे जारी रखने वाला था। वंश ने सिगरेट जलाई और सोफे से खड़ा हुआ और वो बोला, मैं तुम्हें दुनिया का बेस्ट वेपन दे रहा हूँ जिससे तुम बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे पास अब कहने के लिए कुछ नहीं है। उसने जय को चलाने का इशारा किया तो वे जानने लगा तो सामने बैठा इंसान ने कहा, ठहरो, अभी मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा है। वंश ने एकदम से फिर से नहीं रुके। रंजन ने चिल्लाते हुए कहा, ओह तुम कितनी ज़िद्दी हो गए बाप की तरह। मैं कह रहा हूँ मैंने अभी फैसला नहीं किया। पर फिर भी वंश नहीं रुका। तभी रंजन कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। तुम जितना कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। वंश ने यह सुना और उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो मुड़कर बोला, ठीक है, 400 करोड़। उसने इतना कहा ही था कि एक लड़की कहीं से भागते हुए उसके पास आई। बचाओ, मुझे बचाओ। और वो कारपेट में फंसकर सीधा वंश के पैरों के पास गिर गई। वंश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े उसके शरीर से पूरा कवर भी नहीं कर पा रहे थे। उसने वंश को सर उठाकर देखा, उसके पैर को पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे। ये कहते हुए बहुत उम्मीद से उसे देखने लगी। वंश ने घूरकर रंजन को देखा। रंजन उसके पास आया और उस लड़की के बाल पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, रानी, तुम्हें बाहर नहीं आना था क्योंकि तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है और जिससे तुम मदद मांग रही हो वो तो मुझसे भी बड़ा डेविल है। उसने अपने लोगों से कहा, ले जाओ इसे और माया के सामने डाल दो। ये सुनकर वो लड़की और घबरा गई। उसने जैसे तैसे अपने बाल छुड़वाया और वंश से पीछे आकर छिप गई। उसने कसकर उसके बाजू को पकड़ लिया और बोली, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। अब आगे क्या होगा? जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और शायद एक नई स्टोरी एक सब्सक्राइबर की रिकमेंड आई है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक वो शुरू हो जाए। तो देखते हैं, उसमें पहले मैं देखती हूँ 1-2 एपिसोड्स, फिर मैं आपको उसके डिटेल्स बताऊँगी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।